स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई जो परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का वो किस प्रकार से दिया गया था। सोने की पतली पन्नी का प्रयोग बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हो इसके बारे में। लेकिन परमाणु मॉडल होने के बाद, प्रयोग होने के बाद उसके क्या निष्कर्ष निकले, उसके क्या बिंदु थे, और बिंदुओं के बाद फिर आता है कि भाई इस मॉडल की कमियां क्या है। तो देखो, रदरफोर्ड का जो पहला पॉइंट था वो ये इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य मतलब ये बिंदु था। लेकिन जो इसकी कमी थी वो कमी ये थी, ध्यान दीजिएगा, कि रदरफोर्ड है ना, ये नहीं बता पाए कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या व्यवस्था रहेगी। मतलब परमाणु के अंदर जो कह रहा है निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है, तो कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या व्यवस्था है इसके बारे में रदरफोर्ड अपना कोई बयान नहीं दे पाए थे। तो ये एक इसकी अपन क्या बता सकते हैं, कमी बता सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या देता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन संरचना को नहीं समझा पाया। जो इसका हम कह सकते हैं परमाणु मॉडल जो था वो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन संरचना को पूर्ण रूप से नहीं समझा पाया था कि साहब ये क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज थी। दूसरा पॉइंट ये आया कि आपको पता है उसमें एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि साहब आप ये बोल रहे हो कि परमाणु स्थायी है, तो एक स्थायी परमाणु या इस परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या आप करके बताइए कि भाई आप इसको प्रूव कीजिए कि ये ऐसा होता है। नहीं बता पाए, उनके पास इसके बारे में कोई जवाब ही नहीं था। तो जो ये जवाब नहीं आता है तब उसकी क्या मानी जाती है, कमी मानी जाती है, सीधी सी बात है। तो इसका सेकंड पॉइंट था वो ये था कि वह यानी रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। मतलब वो ये नहीं कर पाए कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, परमाणु स्थायी होता है, चलो मान दिया कि परमाणु स्थायी है, लेकिन क्यों है, कैसे है, उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। तो ये दो पॉइंट तो ये आगे साहब। अब मैंने आपको कल मतलब लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हम इसके अंदर इसकी कमी में सबसे मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे, वो है मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल फिजिक्स के थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, मतलब केमिस्ट्री में भी उनके द्वारा कई ऐसी खोजें की गई थी। तो उनका एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत ये है दोस्तों कि ना कोई भी एक आवेशित कण जो होता है, वह कण जब लगातार गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ये मैक्सवेल थ्योरी थी। देखो मैं यहां आपको बता देता हूं, मैक्सवेल सिद्धांत ये कहा गया था मैक्सवेल के द्वारा, ये मैं अलग से बता रहा हूं इसमें, कि कोई भी आवेशित कण जब लगातार गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ये मैक्सवेल थ्योरी थी, मतलब ये सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। देखो इसका एग्जांपल है ना, हम अपने ऊपर लेते हैं। आप जानते हो अपने अंदर आवेश है, क्यों, क्योंकि जो अपने शरीर के अंदर जो मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाएं होती है,
तंत्रिका तंत्र के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होती है, मतलब बिल्कुल प्रवाह होता है बहुत तेज लाइट की तरह, है ना। तो हम जैसे जनरल चीज आप देखो कि आप किसी पार्क के अंदर गए और आप चक्कर लगा रहे हो, भाग रहे हो गोल, या स्टेडियम के अंदर चक्कर लगा रहे हो, तो क्या होता है, शुरू शुरू में हम जोश जोश में जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी बहुत भरी हुई रहती है। अब क्या होता है ना कि आपने जैसे पार्क का एक चक्कर लगाया, चाहे आप दौड़ रहे हो चाहे चल रहे हो, जैसे भी एक चक्कर जब आप पूरा करते हो ना, उस समय आपकी गति अलग होती है, क्योंकि उस समय अपन क्या होते हैं, जोश में भरे हुए कि हाँ मैं इतने चक्कर लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही सेकंड चक्कर लगाते हैं तो अपनी गति थोड़ी पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम लगातार चल रहे हैं। और जब हम लगातार चलेंगे तो हमारे चलने से हमारे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपने एक दो चक्कर लगा लिया, तीसरे चक्कर में बीच में रुक गए, बैठ गए, क्या थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, एनर्जी थकावट आ जाती है ना। तो वो पॉइंट लो और एक इसका पॉइंट लो, ये भी यही कह रहा है कि आवेशित कण जब लगातार गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। और सीधा इस सिद्धांत को उठा के और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे डाल दिया, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है एक दोस्त, इलेक्ट्रॉन है एक आवेशित कण, ऋणावेशित कण है ना। तो जब मैक्सवेल ने कहा कि आप बोल रहे हो, देखो ये इसकी तीसरी कमी है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, कि जैसे ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक में जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये एक निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये यहां पर जैसे ये पथ के अंदर क्या कर रहा था, यूं चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक चक्कर लगाएगा। अब इस सिद्धांत को इस पर लागू किया अपन ने, तो एक चक्कर लगाते इसकी ऊर्जा में थोड़ी क्या होगी, कमी होगी। अब ये चक्कर यूं लगा रहा था, है ना, ये आया इधर, अब यहां से जैसे दूसरा चक्कर शुरू करेगा ना, तो ये धीरे धीरे अपने पथ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। विचलित होते ही इसकी ऊर्जा में कमी होती, ये अब चक्कर यूं हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यूं घूमता हुआ और सीधा कहां जाना चाहिए, परमाणु के नाभिक के अंदर गिरना चाहिए। और ये होगा अगर अपन ये मैक्सवेल का सिद्धांत इस थ्योरी के ऊपर डालेंगे। तो रदरफोर्ड को पूछा गया कि साहब मैक्सवेल का सिद्धांत तो ये कहता है, आप इसके बारे में क्या कहोगे। तब रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रदरफोर्ड ने तो कहा, मैंने इतना कहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, लेकिन जब पूछा गया कि भाई ये अगर ये सिद्धांत इस पर लगाते हैं तो ये लगातार अपने पथ से विचलित होता हुआ क्यों, पथ से विचलित होने का कारण क्या होगा, पथ से विचलित होने का कारण है साहब कि उसकी ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ऊर्जा कम होगी तो ये धीरे धीरे घूमता हुआ परमाणु के नाभिक में गिरना चाहिए। इसके बारे में रदरफोर्ड कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो ये परमाणु मॉडल जो था, इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी यही थी। तो हम इसमें ये क्या मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हो कि रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में, देखो ये अपन किताब से नहीं, अपन अपनी भाषा में लेते हैं ताकि आप इस चीज को समझ सकते हो। परमाणु मॉडल में मैक्सवेल सिद्धांत को नहीं समझा पाए, ये आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब आपको पूछेंगे कि भाई ये मैक्सवेल सिद्धांत क्या है, तो वो मैंने पहले से लिख दिया है ना, कि ये चीज है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यही कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होनी चाहिए।
कमी होगी जिससे वह अंत में नाभिक में गिरना चाहिए, नाभिक में गिरना चाहिए या गिरता है, इसकी पुष्टि रदरफोर्ड नहीं कर सके। इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ भी नहीं कह पाए, इसलिए इनका ये परमाणु मॉडल क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया कि भाई आप जब इस सिद्धांत को लेकर और इस बारे में आप इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हो, इसलिए इसका परमाणु मॉडल फेल हो गया। लेकिन इनका जो ये परमाणु मॉडल था, इस परमाणु मॉडल की कमियों को देखते हुए आगे वैज्ञानिक आए थे, बहुत अच्छा परमाणु मॉडल है, वो है नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। हम नील्स बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड के द्वारा कुछ परिभाषाएं बताई गई है अपने इस परमाणु मॉडल के अंदर, वो अब अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब इसके अंदर हम लेते हैं परिभाषाएं। तो आज अपन एक दो परिभाषाएं ले लेते हैं, ये आपने 9th क्लास के अंदर विज्ञान में पढ़ रखी है, चलो इसको वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहली आती है कि भाई द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। पहली परिभाषा लेते हैं, देखो अब आती है परिभाषाएं। आज पहली ले रहे हैं अपन द्रव्यमान संख्या। परमाणु के अंदर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, ए के द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा। देखो क्या होता है ना कि द्रव्यमान मतलब होता है भार, हम लेते हैं तो कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग है उसे अपन द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसमें परिभाषा ये होगी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, और यहां इसको जब प्रदर्शित करेंगे तो ये लिखेंगे द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। आप प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हो, P प्लस एन, यानी A बराबर होगा P प्लस एन। या प्रोटॉन की जो संख्या है इसको परमाणु संख्या के नाम से भी जाना जाता है, और उसको जो अपन प्रदर्शित करते हैं वो Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, A बराबर Z प्लस एन के रूप में दर्शाया जाता है। ये आपकी पहली परिभाषा आती है इसकी कि एक द्रव्यमान संख्या को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है तो उस नाभिक में प्रोटॉन और किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आपके पास में ये सूत्र है, अब ये ज्ञात करना है तो इसको इधर ले जाओ, घटा देंगे इसमें तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी अपन ले रहे हैं इसमें, देखो ये नाम आता है परमाणु संख्या। इसमें कभी कभार अपन कंफ्यूजन में आते हैं, ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। परमाणु संख्या, कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही उसकी क्या कहा जाता है,
परमाणु संख्या कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। अब देखो, एक कोई भी उदासीन परमाणु जो होता है ना, अब ये लाइन ध्यान रखिएगा कि उदासीन परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। देखो, परमाणु क्रमांक जो अपन बोलते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है? जनरली देखा जाए तो एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। और जब आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं उदासीन परमाणु लेते हैं, जनरली उदासीन परमाणु लिया जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि परमाणु, उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक सभी क्या होंगे? एक ही होते हैं। वो कब होंगे? जब परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो आज अपन ने ये मुख्य रूप से 2 परिभाषाएं ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा समस्थानिक, समभारिक, फिर आता है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम प्रोटॉनिक श्रेणी और सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। ये अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी। धन्यवाद।